आज हम बात करने वाले परावर्तन के जो नियम पढ़े थे, दो नियम पढ़े थे। पहला नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, सबसे पहली बात। और दूसरा क्या था? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इन दोनों ही नियमों को, जो कि आपके परावर्तन के नियम है, हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। वो भी किस प्रकार से सिद्ध करना है हमें? जो हमने हाइगन का जो तरंग सिद्धांत पढ़ा है, उस सिद्धांत से हमें परावर्तन के दोनों नियमों को क्या करना है? सिद्ध करना है। बात समझ में आई? हमें हाइगन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन के जो दोनों नियम थे उन्हें सिद्ध करना है। तो देखो, जो आपका सबसे पहला नियम था वो था आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। हाँ, इसे हम बाद में करेंगे। सबसे पहले कौन सा करेंगे हम? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। सबसे पहले ये वाला प्रूफ करते हैं, फिर सेकंड वाला अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। देखो परावर्तन में होता क्या है? सबसे पहले बात हमें ये जानना होगा। परावर्तन में आपका इस प्रकार से क्या रहता है? एक पृष्ठ रहता है। क्या रहता है? इस प्रकार से आपका एक पृष्ठ रहता है। इस पृष्ठ पर आपकी प्रकाश किरण आती है और वही प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यहाँ पर केवल एक ही माध्यम की बात होती है। हाँ, तो बेसिकली हमें सिद्ध करना है तो वैसे कुछ मान लेते हैं। हम मान लेते हैं ये क्या है? आपकी पहली प्रकाश किरण है। हाँ, ये क्या है? आपकी पहली प्रकाश किरण है। हाँ, अब हमें यदि इसे प्रूफ करना है, वो भी हाइगन के तरंग सिद्धांत से, तो ये जो हमें आपतित होने वाली प्रकाश किरण है, इसके समांतर हमें और एक किरण लेना पड़ेगा। हाँ, तो उसके समांतर हम आपकी इस प्रकार से और एक क्या ले लेते हैं? किरण ले लेते हैं। ये इस प्रकार से क्या ले लेते हैं? हम आपकी और एक किरण ले लेते हैं। ये किरण इस किरण के क्या है? बिल्कुल समांतर है। बात आई समझ में? अब ये वाली दोनों प्रकाश किरण कहाँ पर आपतित हो रही है? इस सतह पर आपतित हो रही है। इस सतह को हम क्या नाम दे देते? ए बी सतह हम नाम दे देते। नाम दे दिए। यहाँ इस आपतन बिंदु को नाम देते हैं कैपिटल एम, इस आपतन बिंदु को नाम देते हैं आपका कैपिटल एन नाम दे देते। बात है समझ में? पहली प्रकाश किरण आपतित हुई, इसके समांतर और एक प्रकाश किरण क्या हुई? आपतित हुई। अब देखो, हाइगन ने बोला था कि प्रकाश किरण से मिलके नहीं बना है, प्रकाश किरणों से मिलके नहीं बना है। ये देखो, और हमने यहाँ क्या माने? किरणें माने हैं। उन्होंने कहा था कि जो आपकी प्रकाश तरंगे आती है वो किसके रूप में आती है? ये प्रकाश किरणें नहीं है, ये प्रकाश तरंगे हैं। जो किसके रूप में आती है? तरंगाग्र के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? तरंगाग्र के रूप में। तो यहाँ पर अब हमें क्या खींचना पड़ेगा? एक तरंगाग्र बनाना पड़ेगा। हाँ, या खींचना पड़ेगा। तो देखो, तरंगाग्र की एक विशेषता होती है कि ये सदैव प्रकाश तरंग के क्या होता है? लंबवत होता है। हाँ, सबसे बड़ी विशेषता यही है। तो हमें इन दोनों प्रकाश तरंगों के लंबवत हमें एक तरंगाग्र चाहिए। क्या चाहिए? एक तरंगाग्र चाहिए। तो देखो, वो कुछ इस प्रकार से आपका हो सकता है। ये है आपका वो तरंगाग्र, जो कि इस प्रकाश तरंग के भी लंबवत है और आपके इस प्रकाश तरंग के भी लंबवत है। हमें ऐसा तरंगाग्र लेना है। आप यदि इसके अलावा कुछ भी सोच लो तो इसके तो लंबवत मिल जाएगा शायद, लेकिन इसके लंबवत न मिल पाए। हमें दोनों के लंबवत सोचना है। तो दोनों प्रकाश तरंग या प्रकाश किरण के लंबवत क्या है? आपका तरंगाग्र हमने इस प्रकार से बना लिए। हाँ, अब देखो, उन्होंने ये भी कहा था कि हम बोलते हैं ना कि आपकी परावर्तन घटना में प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो प्रकाश की किरण आपतित नहीं होती, आपका तरंगाग्र आपतित होता है। वो ऐसे 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 करके क्या होता है? यहाँ पर आपतित होता है और ऐसे 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 करके निकल जाता है और इस प्रकार से होती है। उन्होंने ये कहा था आपका। हाँ, तो आपकी दो प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हुई, जिसके लंबवत हमने क्या बना लिया? आपका तरंगाग्र बना लिए। ये आपका कौन सा तरंगाग्र है? देखो, जैसे ये वाली किरणों को क्या कहा जाता है? आपतित किरण कहा जाता है। वैसे ही इस तरंगाग्र को क्या कहा जाएगा? आपतित तरंगाग्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आपतित तरंगाग्र। ये वाला जो है, ये वाला जो तरंगाग्र है वो कौन सा तरंगाग्र है? आपतित तरंगाग्र है। जैसा आपतित किरणें होती है वैसे आपतित तरंगाग्र भी होता है। बात है समझ में? अब यहां पर ये जो आपका तरंगाग्र है, इसमें उपस्थित जितने भी कण होंगे, उन सभी कणों के जो कंपन है वो कैसी कला में होंगे? समान कला में होंगे। या सामान्य भाषा में बोलूं तो यहाँ पर जितने भी कण होंगे उनकी कलाएं क्या होगी? समान होगी। हम बात जानते हैं तरंगाग्र में, जो भी आपका तरंगाग्र बनता है उसमें उपस्थित कणों की जो कला होती है वो समान होती है। हाँ, तो यहाँ पर मान लेते हैं जो ये वाला कण है और जो आपका ये वाला कण है, यहाँ पर जितने भी कण है इन सभी की कलाएं समान है।
तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो कण होगा, यहाँ पर भी जो कण होगा, उसकी भी कला क्या होगी, समान होगी। अब हमें यहाँ क्या करना है, देखो प्रकाश किरण इस प्रकार से आपतित हुई और प्रकाश किरण इस प्रकार से चले जाएगी। कौन सी घटना, परावर्तन। परावर्तन घटना में होता है प्रकाश किरण आपतित होती है, प्रकाश किरण इस प्रकार से चले जाती है। तो यहाँ पर भी अब वही होने वाला है। तो हमें यहाँ पर दो तरंगाग्रों की आवश्यकता होगी। ये तो आने वाला तरंगाग्र हो गया, अब प्रकाश किरण जाने भी वाली है, मतलब हमें जाने वाला तरंगाग्र भी क्या चाहिए, बनाना होगा, जाने वाला तरंगाग्र भी। तो देखो जाने वाले तरंगाग्र को हम, तरंगाग्र की सबसे पहले विशेषता यही होती है कि यदि इसे हमें बनाना है तो हमें प्रकाश किरणों के लंबवत बनाना रहता है। हाँ, अब हमें तरंगाग्र जाने वाला चाहिए, तो हमें सबसे पहले जाने वाली प्रकाश किरणों के बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। हाँ, तो देखो अब आपकी जो प्रकाश किरण इस प्रकार से आई है वो इस प्रकार से जाएगी। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यदि हमें द्वितीयक तरंगाग्र प्राप्त करना है तो वो कुछ ऐसा प्राप्त करना होगा, क्योंकि आपकी प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, यदि आपको दूसरा तरंगाग्र बनाना है तो दूसरा तरंगाग्र बनाने के लिए आपको प्रकाश किरण चाहिए जिसके लंबवत आप बनाओगे। सबसे पहली बात यही होती है। और दूसरा एक बात होती है कि यदि हमें दूसरा तरंगाग्र बनाना है तो हमें पहले तरंगाग्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले तरंगाग्र पर जो उपस्थित कण रहते हैं वो होते हैं द्वितीयक तरंग स्रोत। क्या होते हैं, द्वितीयक तरंग स्रोत, जो कि द्वितीयक तरंगिका उत्पन्न करते हैं, ऐसा गोला वाला उत्पन्न करते हैं। और यदि इससे मैंने चाप काटा, क्या काटा, चाप काटा, तो चाप जहां पर भी कटता है उन्हीं यदि मैं स्पर्श रेखा खींच दूं वहां पर, तो मुझे क्या मिल जाता है, दूसरा तरंगाग्र मिल जाता है। आपको तरंगाग्र अच्छे से आना चाहिए, बनाते कैसे वो सब कैसे करते हैं आप। तो देखो दूसरा तरंगाग्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले यहाँ पर जो उपस्थित जो आपका द्वितीयक तरंग स्रोत है, द्वितीयक तरंग स्रोत है जो कि द्वितीयक तरंगिका उत्पन्न करेगा, वहां से हमें क्या खींचनी पड़ेगी, चाप खींचनी पड़ेगी। हाँ, तो देखो चाप खींचने के लिए हम क्या करेंगे, देखो चाप एक प्रकार की आपकी दूरी होती है। जैसे कि मान लेते हो ये आपका बिंदु, यहाँ से आपको चाप काटना है, हमने ऐसे काटे तो एक प्रकार से दूरी होती है। हाँ, तो देखो और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 4 बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। तो यहाँ से यदि मैं दूरी का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय हो जाएगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल हम मान लेते हैं यहाँ पर जो आपकी प्रकाश किरण आपतित हो रही है, तरंगाग्र आपतित हो रहा है, उसका जो वेग है वो कितना है आपका, v है। वेग कितना है, v है। अब जो जाने वाली भी प्रकाश किरण है वो इसी माध्यम में वापस जा रही है, माध्यम थोड़ी ना बदल रही है, मतलब जो जाने वाली भी प्रकाश किरण होगी, तरंगाग्र होगा, उसका वेग भी कितना होने वाला है, v ही होने वाला है। हम मान लेते हैं ये वाला जो तरंगाग्र प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हुआ t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर प्राप्त हुआ। और हम मान लेते हैं हमने ये वाली जो आपकी प्रकाश किरण है उसने कितना समय तय कर लिए, t बराबर t, मतलब t समय उसने तय कर लिया। तो किस चाल से चल रही है वो, v चाल से चल रही है, कितने समय तक चल रही है, t समय से चल रही है। तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, दूरी मतलब एक प्रकार से चाप, तो चाप कितने का काटना पड़ेगा आपको, vt का चाप काटना पड़ेगा। ये वाला जो आपका कण है, ये वाला जो कण है वहां से कितने का चाप काटना पड़ेगा, vt का चाप काटना पड़ेगा। हाँ, तो मैं मान लेता हूं जो vt का जो चाप है वो यहां से कटता है, यहां पर कटता, कहां पर कटता है, ये वाला जो आपका बिंदु है वो यहां पर कटता। हाँ, हम मान लेते हैं जो आपका vt का चाप होता है यहाँ पर कटता है। यदि vt का चाप यहाँ पर है तो यहीं से हमने चाप काटे, यहाँ पर परका रखते, यहाँ से आप ऐसा काटते, तो जो कटा है वो मैं मान लेते हैं यहाँ पर कटा है। हाँ, और तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी आपकी, vt हो जाएगी। हाँ, अब ये वाला है। हाँ, अब देखो एक तो हमें प्राप्त हो गया। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हमने यहाँ से अपने प्रकार पकड़े और जो आपका चाप था वो vt था, तो ऐसा नहीं कि आप केवल यहाँ पर काट सकते हो, आप यहाँ पर भी काट सकते हो। ऐसा पकड़ा हो तो यहाँ पर भी काट सकते हो, यहाँ पर भी काट सकते हो, यहाँ पर भी काट सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर काटे। वो सभी दिशाओं में कट सकता है, सभी दिशाओं में यदि आप यहाँ से पकड़ो काटने जाओ तो आपको एक गोला बन सकता है, पूरा बन सकता है गोला, लेकिन हम केवल यहीं पर काट रहे हैं। हाँ, केवल हम वहीं पर काट रहे हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से अब हम यहां से चाप काटेंगे। चाप कितना काटना है, अभी भी हमें vt चाप काटना है। कितना चाप काटना है, vt चाप काटना है। तो देखो हम यहाँ पर प्रकार रखेंगे, हम चाहे तो चाप यहाँ पर भी काट सकते हैं, हम चाहे तो चाप नीचे भी काट सकते हैं, यहाँ पर भी काट सकते हैं, यहाँ पर भी काट सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन अब हमें थोड़ा सोचना है कि आपकी प्रकाश किरण इधर जाने वाली परावर्तित होकर, तो हम कहाँ पर करेंगे, कुछ यहाँ से पकड़ेंगे और जो चाप है आपका वो यहाँ पर काट देंगे इस प्रकार से। हाँ, चाप कहाँ पर काट देंगे, इस प्रकार से काट देंगे। इसको यहाँ ना काटते हुए यहाँ पर
इस प्रकार से आपका काट देंगे, यहाँ पर चाप काट देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, VT हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से प्रकार पकड़े, यहाँ से हमने इस प्रकार से आपका चाप काटे। हाँ, अब देखो हमें 2 चाप प्राप्त हो गए। अब हमें क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। जहां पर भी आप स्पर्श रेखा खींचोगे, जहां पर भी आप स्पर्श रेखा खींचोगे वही क्या होगा, आपका दूसरा तरंगाग्र होगा। क्या होगा, दूसरा तरंगाग्र होगा। हाँ, तो देखो ये चाप को एकदम सीधा हो गया, इसको थोड़ा ऐसा करते हैं ये, और ये भी, इसको भी थोड़ा यू कर लेते हैं। हाँ, अब यदि मैं इसे मिलाना चाहूँ तो मैं इस प्रकार से इसे मिला सकता हूँ, स्पर्श रेखा बनाना चाहूँ तो ये देखो, ये लगभग इस प्रकार से बनेगी स्पर्श रेखा। यदि मैं खींचता हूँ तो हाँ बनेगी इस प्रकार से। अब देखना, जो आपकी प्रकाश किरण है इस प्रकार से आपतित हुई, अब वो क्या होगी, ऐसे परावर्तित होगी परावर्तित। तो हम मान लेते हैं यहां से जो आपकी प्रकाश किरण अब परावर्तित होगी वो कुछ ऐसे होगी, ये होगी। और देखो क्योंकि ये वाली आपकी प्रकाश किरण थी, आपतित हुई, अब जाने वाली है। हाँ, अब ये वाली प्रकाश किरण आपतित हुई, ये भी कैसे चले जाएगी, ऐसे चले जाएगी, चले गए ऐसे। अब अच्छे से समझाने के लिए मैं दोनों का रेफरेंस ले रहा हूं, प्रकाश किरण का भी और तरंगाग्र का भी। हाँ, तो इस प्रकार से देखो यहां पर ये जो है आपका एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहां पर भी जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का क्यों बनेगा, क्योंकि आपकी जो प्रकाश किरण होती है उसके सदैव लंबवत क्या बनता है, आपका तरंगाग्र बनता है। हाँ, जो आपकी प्रकाश किरणें होती है उसके सदैव लंबवत क्या होता है, तरंगाग्र। तो मैंने इसलिए कहा था कि पहले आप तरंगाग्र बना लो, क्योंकि यदि आपको तरंगाग्र मिल गया तो बस इस तरंगाग्र के लंबवत आपको एक रेखा खींच देनी है। हाँ, उसके लंबवत जैसे आप रेखा खींचोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, परावर्तित किरण प्राप्त हो जाएगी, या परावर्तित प्रकाश तरंग। हाँ, या परावर्तित तरंगाग्र। ये वाला जो तरंगाग्र है, ये वाला तरंगाग्र कौन सा तरंगाग्र कहलाएगा, आपका परावर्तित तरंगाग्र कहलाएगा। अभी मैंने जितना भी कहा है ना सब भूल जाओ, बहुत ही कठिन लैंग्वेज जो भी बोला होगा। अब एक बार बस यहाँ पर ध्यान दे दो। हाँ, देखो हुआ क्या है, आपकी 2 प्रकाश किरणें आपतित हो रही थी इस प्रकार से, वो यहाँ पर आपतित हुई, ये वाली प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित हुई तो उसे परावर्तित होकर इधर जाना था। हाँ, अब हम हाइगन के तरंग सिद्धांत से कर रहे हैं, ये वाला प्रूफ आपका I = R। तो यहाँ पर हमें तरंगाग्र का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। तो हमेशा जो तरंगाग्र होता है वो प्रकाश तरंग की क्या होता है, लंबवत होता है। तो जो आपका पहला तरंगाग्र था वो मैंने कुछ ऐसा बना लिया, आपका बना लिया पहला तरंगाग्र ऐसा आपका। अब ये जो आपका तरंगाग्र है, इस तरंगाग्र से मुझे अब दूसरा तरंगाग्र प्राप्त करना है। दूसरा तरंगाग्र क्यों प्राप्त करना है, क्योंकि अब आपतित प्रकाश किरण आई है तो परावर्तित होकर जाएगी कि नहीं, तो जाएगी। तो आपका या तो तरंगाग्र बना लो, उसके लंबवत भेज दो प्रकाश किरणें, या पहले प्रकाश किरणें भेज दो उसके बाद क्या बना लो, तरंगाग्र बना लो। बस विशेषता होनी चाहिए कि तरंगाग्र उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो हमने क्या किए, यहाँ से हमें वेग कितना आपके प्रकाश किरण का v है, कितने समय तक चलना है उसे, t समय तक चलना है, तो दूरी कितनी तय करेगा, vt। तो हमने vt का चाप काट लिया। तो यहाँ से हमने जब चाप काटे तो कहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा। उसी प्रकार से जब हमने चाप काटे तो कहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा। अब हमने क्या कर दिए, ये आपका क्या बन गया, दूसरा तरंगाग्र। हमने दोनों मतलब जो हमने चाप काटे थे उससे हमने स्पर्श रेखा खींच दिए, इस पर रेखा खींच दिए। उसके बाद हमने इस प्रकार से आपकी रेखा खींचे कि वो सदैव इसके क्या होगी, लंबवत होगी। तो आपका ये हुआ है। यदि आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ गए, तो आप दोनों नियम बहुत ही आसानी से बना सकते हो। बात आई समझ में, ये क्या हुआ है, ये आपका आपतित तरंगाग्र है, प्रकाश किरणें आपकी तरंगाग्र के रूप में ऐसे आती है। ये जो है ना, इसका मतलब समझने का प्रयास करना। ये जो आपका तरंगाग्र है वो कुछ ऐसा है, समतल तरंगाग्र है। ये क्या है आपका समतल तरंगाग्र, ऐसा मैंने आपको ऐसा दिखाया, ये वास्तव में समतल तरंगाग्र है। हाँ, उसी प्रकार से ये भी क्या है, समतल तरंगाग्र है। कौन सा तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र है। उसी प्रकार से ये भी जो आपकी सतह है ना, ये वाली जो सतह है वो भी ऐसे है, ये आपके ऐसे रखी हुई है, ये ऐसे रखा हुआ है ये वाला तरंगाग्र, ये वाला तरंगाग्र ऐसे, और ये वाला आपकी जो सतह है वो रखी हुई है ऐसे। और देखना, यदि मैं इस व्हाइट बोर्ड की बात करूं तो तीनों ही जो है इस व्हाइट बोर्ड के कैसे लंबवत है, क्या है, लंबवत है। अब लंबवत कैसे, देखो आपकी ये सतह हो गई, मतलब कि ये जो सतह वास्तव में ऐसी है। तो बताओ आपका जो व्हाइट बोर्ड है और इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये तो इस व्हाइट बोर्ड के लंबवत है। उसी प्रकार से ये भी क्या है, इस व्हाइट बोर्ड के लंबवत है। हाँ, देखो यहाँ पर भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यहाँ पर नीचे आप मान सकते हो। उसी प्रकार से ये भी इस बोर्ड के कैसे लंबवत है, ऐसा अंदर की ओर घुसा हुआ आप मान सकते हो।
हाँ, तो यहाँ पर भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बात है समझ में। ये भी व्हाइट बोर्ड के लंबवत है, ये भी व्हाइट बोर्ड के लंबवत है और ये भी व्हाइट बोर्ड के लंबवत है। मतलब सतह भी, आपतित तरंगाग्र भी और परावर्तित तरंगाग्र भी। बात है समझ में। अब हमें सिद्ध करना है I इक्वल टू आर। अब यदि हमें I इक्वल टू आर सिद्ध करना है तो हमें I और R को बनाना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपका देखना I क्या होता है, आपतन कोण। आपतन कोण कहाँ बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। तो हमें क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए होगा। तो ये है आपका आपतन बिंदु, है ये आपका आपतन बिंदु, ये क्या हो जाएगा आपका अभिलंब। उसी प्रकार से ये भी क्या है आपका आपतन बिंदु, ये क्या हो जाएगा आपका अभिलंब। हाँ, ये जो आपकी सतह है इसके लंबवत बनाना रहता है हमें, आपतन बिंदु के लंबवत बनाना रहता है। मतलब आपतन बिंदु जहां पर है वहां पर इस पृष्ठ के लंबवत हमें एक रेखा खींचनी रहती है, वही क्या कहलाता है आपका अभिलंब कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये क्या है आपका अभिलंब है आपका। हाँ, अब देखो इस अभिलंब और ये इस आपतित किरण के बीच में जो भी कोण होगा उसे हम क्या नाम देंगे, सॉरी आपतन कोण I, क्या कहेंगे, आपतन कोण I कहेंगे। हाँ, अब देखना केवल यहां से यहां तक का कोण कितना है, I है। बात समझ में आई। अब उसी प्रकार से ये क्या है आपकी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं आपका R अर्थात परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, R अर्थात परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टिव एंगल। हाँ, अपवर्तन कोण को भी R से प्रदर्शित करते हैं, इसे भी उसी से करते हैं, कोई बात नहीं उसकी। तो देखो ये बात समझ में आई, I कैसे हुआ, ये R कैसे हुआ। अब देखो ये टोटल कितना है आपका 90 है। अब 90 क्यों है, क्योंकि ये आपका तरंगाग्र है। तरंगाग्र सदैव आपतित किरण के क्या बनता है, लंबवत बनता है। तो यदि यहां से यहां तक है I है और टोटल आपका 90 है तो बता सकते हो इतना कितना होगा, 90 माइनस I। कितना होगा 90 माइनस I। तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस I। हाँ, जब यहां से यहां तक टोटल कितना है 90 क्यों है, क्योंकि तरंगाग्र आपतित किरण के साथ है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब यहां से यहां तक का एंगल कितना है I है, यहां से यहां तक का 90 है, तो ये केवल ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस I हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 माइनस I हो जाएगा। बात है समझ में। उसी प्रकार से यहां से लेके यहां तक का टोटल एंगल कितना है, R है, सॉरी 90 है। यहां से लेके क्योंकि तरंगाग्र हमेशा रेखा के किरण के साथ कितना कोण बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां से यहां तक R है, टोटल आपका कितना है 90 है। तो मतलब इतना कितना हो जाएगा 90 माइनस R। कितना हो जाएगा 90 माइनस R हो जाएगा 90 माइनस R। अब देखना यदि मैं बात करूं ये क्या है आपका अभिलंब। हाँ, इस अभिलंब और इस सतह के बीच का कोण देखना, वो कितना है 90। वो कोण कितना है 90 है। ध्यान से देखना, ये वाला जो आपका अभिलंब है अभिलंब, इस अभिलंब और इसके बीच का कोण, सतह के बीच का कोण वो कितना है 90 है 90। अब देखना ये आपका टोटल है, यहां से लेके यहां तक का एंगल, टोटल कितना है 90 है। टोटल कितना है 90 है। अब देखो यदि यहां से यहां तक का कितना है 90 माइनस I है। देखो यहां से लेके यहां तक का टोटल कितना था 90, यहां से लेके यहां तक का कितना था 90 माइनस I। तो यहां का कितना हो जाएगा I। कितना हो जाएगा आपका I हो जाएगा। कितना हो जाएगा I हो जाएगा। कैसे, देखो यहां से लेके पूरा ये वाली जो रेखा दिख रही है, ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा इसके साथ जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है 90 बना रही है। अब यहां से लेके यहां तक का कितना है 90 माइनस I है, तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा I हो जाएगा। देखो क्या होता है, यहां से यहां तक का आपको टोटल एंगल कितना रखना है 90 रखना है। अब तो यहां से यहां तक का 90 माइनस I है। अब यहां हमने जो I है वो सही किए क्या नहीं, वो देखो कैसे, यहां से यहां तक का टोटल कितना है 90 है, तो 90 आना चाहिए। जोड़ दो दोनों को, 90 माइनस I प्लस I, इससे कैंसिल कितना आ जाएगा आपका 90। मतलब जो हमने किए वो क्या आपका सही है। बातें समझ में। टोटल आपका 90 होना चाहिए। यदि इस प्रकार से हम नामकरण करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। ये यदि 90 माइनस I है, टोटल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका I हो जाएगा आपका ये वाला। बातें समझ में। उसी प्रकार से यहां से लेके टोटल, यहां से लेके मैं बात कर रहा हूं यहां तक, ये वाली जो अभिलंब है और ये इसके बीच का कोण कितना है 90 है।
यहां से यहां तक कितना है 90 माइनस आर है, तो यहां से यहां तक का कितना होगा, केवल केवल ये वाले तरंगाग्र और इस सतह के बीच का कितना हो जाएगा आपका, आर ही हो जाएगा, होगा आर, क्योंकि यदि मैं जोड़ता हूं 90 माइनस आर ये वाला प्लस आपका स्मॉल आर, इससे कैंसर कितना आ जाएगा 90, और जो कि वास्तव में कितना आपका 90 ही है। बात आई समझ में यहाँ पर क्या हो रहा है, बस इससे अच्छे से समझ जाओ एक बार, उसके बाद अपवर्तन में भी सेम टू सेम यही डायग्राम है। बात आई समझ में क्या हो रहा है आपका, किस प्रकार से यहाँ पर हमने एंगल दिखाए है। बात आई समझ में किस प्रकार से की है, यहाँ पर एंगल बनेगा आपका आई और यहाँ पर एंगल बनेगा आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच आपका परावर्तन कोण, आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच का आपका कौन सा कोण, आपतन कोण। टोटल आपका कितना था, यहाँ से टोटल आपका कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना था 90 था, इतना यदि आई है तो इतना कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। यहाँ से लेके टोटल यहाँ तक का कितना था आपका 90 था, यह है 90 माइनस आई, तो ये कितना हो जाएगा आई, उसी प्रकार से यहाँ पर हुआ है। हाँ, तो देखो यहाँ से हमें एक बात बहुत अच्छी समझ में आती है कि यदि हम बात करें आपतन कोण की हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार, तो ये क्या है आपका आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र और सतह के बीच का कोण क्या कहलाता है आपका, आपतन कोण कहलाता है। देखो ये आपतित तरंगाग्र है, ये आपकी सतह है कि बीच का जो भी कोण होता है वही क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। हाइगन्स का तरंग सिद्धांत ये कहता है। और उसी प्रकार से ये आपका परावर्तित तरंगाग्र है, परावर्तित तरंगाग्र सतह के बीच का जो भी कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। बातें समझ में हो गया, अब आसान है, अब बस एक छोटा सा पार्ट करना, उसके बाद ये वाला टॉपिक खत्म, आई इज इक्वल टू आर। हाँ देखो यहाँ पर हम नाम देते, इसे हम क्या नाम देते, ए नहीं नाम देते, इसे नाम देते सी, इसे हमने क्या नाम दिए थे एम, इसे हमने क्या नाम दिए थे एन नाम दिए थे, इसे हम नाम देते आपका क्या कैपिटल डी नाम दे देते, दे दिए। अब आपको क्या लेना है, यहाँ पर त्रिभुज लेना है। क्या लेना है, त्रिभुज लेना है। तो देखो यहाँ पर हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज सी एम एन, एक त्रिभुज ये लेंगे, हाँ, और एक त्रिभुज कौन सा लेंगे, डी एम एन, त्रिभुज डी एम एन। ये आपके दो त्रिभुज लेंगे, पहला लेंगे सी एम एन और दूसरा लेंगे आपका डी एम एन। बात है समझ में, देखना सी एम एन को यहाँ पर बना वाला किस प्रकार से बनाओगे, ये हो जाएगा आपका बिंदु सी, ये हो जाएगा आपका बिंदु एम, ये हो जाएगा आपका बिंदु सी, ये वाला हो जाएगा बिंदु एम, ये वाला हो जाएगा आपका बिंदु एन। देखना ये है आपका सी एम, ये आपका सी एम है, हाँ ये आपके सी एम है। तो सी एम इस एम एन के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, आई एंगल बना रहे, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, आई बनेगा। एंगल कितना बनेगा, आई बनेगा। बात है समझ में। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आपकी VT है, देखो ना सी एन की डिस्टेंस कितनी आपकी VT है, यही है आपका। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि एंगल 90 तो यहाँ पर कितना होगा 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि ये आपतित किरण है, आपतित किरण तरंगाग्र से सदैव 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो क्या हो गया, त्रिभुज CMN हो गया। हाँ, उसी प्रकार से त्रिभुज DMN बनाते हैं, DMN बनाते हैं। देखना ये हो जाएगा आपका D, ये हो जाएगा आपका M और ये हो जाएगा आपका N। देखो DMN है आपका। देखना इस आपके DM की वैल्यू कितनी है, VT है। देखो DM वैल्यू कितनी है आपकी, VT है वैल्यू इतनी। अब ये यदि 90 है तो ये भी कितना होगा आपका 90, क्योंकि आपकी परावर्तित किरण है और तरंगाग्र के बीच का एंगल सदैव 90 बनता है। तो यदि मैं बात करूं किस किस के बीच का एंगल, DN और आपके DM के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री है। अब देखना ये वाला DN और ये वाला आपका MN और DN के बीच का एंगल कितना है आपका R है। क्या है आपका R है। बात है समझ में। मैंने आपका पहले त्रिभुज लिया CMN और फिर लिया आपका DMN। बात है समझ में। अब देखना ये वाले दोनों त्रिभुज की अब हमें बात करना है। देखो यहाँ से आपका MN यहाँ पर भी आ रहा है, MN यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि MN भुजा तो क्या है इन दोनों में बराबर है। ये वाली भुजा इसके बराबर है क्योंकि यहाँ पर भी MN है, यहाँ पर भी MN है। हाँ, यहाँ पर CN कितना है
VT है, और यहाँ पर जो आपका DM था वो भी कितना है, VT है। मतलब जो आपका CN है और जो आपका DM है वो भी क्या है, बराबर है आपके। क्या लिख सकते हैं, जो CN है वो किसके बराबर है, आपके DM के बराबर है। CN आपका किसके बराबर है, देखो CNVT, DM भी क्या है, VT है। हाँ, अब देखना ये वाली भुजा भी बराबर हो गई, ये वाली भुजा भी, MN भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, बराबर हो गया। देखना यहाँ पर यदि एंगल कितना बन रहा हो, 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यदि आपका ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो जो आपकी अंतिम भुजा होगी, कौन सी भुजा होगी, ये वाली जो अंतिम भुजा हो जाएगी, वो इस अंतिम भुजा के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इस अंतिम भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल ये वाले 90 डिग्री के एंगल के बराबर है। तो ये जो आपका I है और ये जो आपका R है अपने आप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यही क्या है, आपका परावर्तन का पहला नियम है। क्या है परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। हाँ, सबसे जरूरी बात ना इस डायग्राम को समझना है, बाकी नहीं तो फिर यदि आप इसे रट्टा मारना चाहते हो तो ऐसा कर लो, ऐसा खींच लो। हाँ, अधिकतर पढ़ाने वालों को भी मालूम रहता कि यहाँ पर हुआ क्या है, वो भी बस ऐसे लाइन खिंचा देते और कर देते हैं। हाँ, लेकिन वास्तव में हुआ क्या है वो आपको समझ में आया समझ में, यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर क्यों 90 है, यहाँ पर 90 माइनस है, यहाँ पर I, एक एक चीज बात है समझ में। अब फिर हमने त्रिभुज आपका CMN लिए, ये वाला त्रिभुज CMN लिए, फिर ये वाला लिए, तो पहला नियम इस प्रकार से प्रूव कर सकते हो, I बराबर R। अब बात आती है दूसरे नियम की। हाँ, दूसरा नियम बहुत ही आसान है, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हाँ, ये वाला डायग्राम को बनाना पड़ेगा, जो आप समझ चुके हो उससे अभी रख दो। फर्स्ट नियम समझ में आ गया, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। हाँ, अब जो दूसरा है, दूसरा क्या है हमारा, कि आपतित किरण, अब परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। हाँ, तो देखना आपतित किरण क्या है आपकी, ये वाली है, परावर्तित किरण कौन सी आपकी, ये वाली है, और ये जो अभिलंब है वो आपका ये है, अभिलंब आपका ये है। बात है समझ में। अब मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो आपकी आपतित किरण है वो वाले किसके लंबवत है, आपके तरंगाग्र किसके लंबवत है, आपके CM के। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ये जो आपकी आपतित किरण है वो किसके लंबवत है, परपेंडिकुलर आपके CM व्हाट, प्राथमिक तरंगाग्र, मतलब का आपतित तरंगाग्र। हाँ, उसी प्रकार से देखना ये जो आपकी परावर्तित किरण है वो किसके लंबवत है, आपके परावर्तित तरंगाग्र के, किसके, परावर्तित तरंगाग्र, जो कि क्या है आपका है लंबवत। ये वाले जो आपकी परावर्तित किरण है वो इस तरंगाग्र के लंबवत है जो आपका परावर्तित तरंगाग्र है, और ये वाली जो आपकी आपतित किरण है वो इस आपतित तरंगाग्र की क्या है, लंबवत है। बात है समझ में। साथ ही साथ यहाँ पर देखना जो आपका अभिलंब है वो किसके लंबवत है, वो इस सतह के लंबवत है सतह के लंबवत। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, AB किसके लंबवत है, आपके इस AB के लंबवत है। चाहे ये वाला अभिलंब की बात करें, ये वाले अभिलंब की बात करें, बात इतनी ही समझ में। ये वाली आपतित किरण CM के लंबवत है, परावर्तित किरण DN के लंबवत है, और जो आपका अभिलंब है वो किसके लंबवत है, AB के लंबवत है। किसके लंबवत है, AB के लंबवत है। अब ये वाला जो आपतित तरंगाग्र है अर्थात जो आपका CM है वो किसके लंबवत है, जो आपका आपतित तरंगाग्र CM है वो किसके लंबवत है, आपके बोर्ड के लंबवत है। किसके लंबवत है, बोर्ड के लंबवत है। मैंने आपको पहले ही बताया था किसके लंबवत है, बोर्ड के तल के लंबवत। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बोर्ड। वहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, कागज, कागज के तल के लंबवत। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, बोर्ड के तल के लंबवत है ये। उसी प्रकार से देखना है जो आपका परावर्तित तरंगाग्र है ये भी किसके लंबवत है, आपका जो आपका DN है वो भी किसके लंबवत है, आपके बोर्ड के तल के लंबवत है आपके बोर्ड के तल के लंबवत। उसी प्रकार से ये जो आपकी सतह है वो किसके लंबवत है, वो भी बोर्ड के तल के लंबवत है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आपकी सतह है वो भी किसके लंबवत है, बोर्ड के तल के लंबवत है आपका। हाँ, तो यहाँ से अब देखना एक बात, आपतित किरण CM के लंबवत है, परावर्तित किरण DN के लंबवत है, अभिलंब AB के लंबवत है, और जो आपकी CM DN सतह है वो तीनों किसके लंबवत है, बोर्ड के लंबवत है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो आपकी आपतित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब है वो तीनों क्या है, एक ही तल में है। क्या है, एक ही तल में है।
सोच के देखना थोड़ा। आपतित किरण सीएम के लंबवत है, परावर्तित किरण डीएन के लंबवत है और अभिलंब एबी के लंबवत है। और ये जो तीनों है वो आपके बोर्ड के तल के लंबवत है। इसका मतलब ये तीनों भी इसी तल में होंगे, आपके बोर्ड वाले तल में ही होंगे, और जो कि है भी बोर्ड के तो तल में है आपकी। आपतित किरण बोर्ड के तल में है, परावर्तित किरण बोर्ड के ही तल में है, और आपका अभिलंब बोर्ड के ही तल में। इसे बस हमें सिद्ध करना था, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। बात आई समझ में? इस प्रकार से आप कर सकते हो परावर्तन के नियम को सिद्ध।